जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ के एक विधानसभा में मतलब रायपुर दक्षिण विधानसभा में उपचुनाव होना है। चुनाव का ऐलान कर दिया गया, तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन सवाल अब ये कि दक्षिण के दंगल में कौन बाजी मारेगा, कौन दमदार साबित होगा। दोनों ही दल में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। दोनों ही दल के लोग कह रहे हैं कि ये चुनाव, ये दंगल हम ही जीतेंगे, लेकिन कौन जीतेगा, इन तमाम चीजों पर आज चर्चा करेंगे। उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। एक साल के भीतर दूसरी बार रायपुर दक्षिण विधानसभा का रण सज चुका है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों में चुनावी भागमदौड़ का दौर शुरू हो चुका है। बैठकें चल रही हैं, कहीं मंत्री मंथन कर रहे हैं तो कहीं आलाकमान से पहुंचे सह प्रभारी चर्चाओं में व्यस्त हैं। एक तरफ कांग्रेस में दिन की शुरुआत ही मीटिंग के साथ हुई तो दूसरी तरफ बीजेपी में दोपहर होते होते मंडलों में तक नेता पहुंचे, रणनीति तय होने लगी। 13 नवंबर को चुनाव, बीजेपी और कांग्रेस का फोकस सेट। 17 अक्टूबर को कांग्रेस बीजेपी में चला बैठकों का दौर। कांग्रेस के सह प्रभारी विजय जांगीर ने पार्षदों की ली बैठक। कांग्रेस में प्रत्याशियों को लेकर अंदर ही अंदर चर्चा जारी। बीजेपी के उपचुनाव प्रभारी श्याम बिहारी जायसवाल ने ली बड़ी बैठक। मंडलवार नेताओं से मिले और चुनाव को लेकर किया मंथन। आने वाले 1-2 दिन में हो जाएगा उम्मीदवारों का ऐलान। लेकिन इसी बीच सियासत इतिहास के झरोखों में गोता लगाने लगी। दरअसल छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सह प्रभारी विजय जांगीर का कहना है कि इतिहास तोड़ने के लिए बनता है। अब हम नया इतिहास बनाएंगे, हमारा प्रत्याशी मजबूत होगा, लोकप्रिय होगा। उन्होंने कहा कि एकजुटता के साथ हम चुनाव जीतेंगे। इधर बैठकों का दौर चलने में बीजेपी भी पीछे नहीं है। उपचुनाव के ऐलान के बाद बीजेपी लगातार मैराथन बैठक कर रही है। हर दिन दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर लंबी चर्चा और मंथन किया जा रहा है। बीजेपी के दिग्गज नेता इसी कोशिश में हैं कि किसी भी तरीके से बीजेपी का दबदबा रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से कम न होना पाए। इधर कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, जो कि रायपुर दक्षिण विधानसभा के चुनाव प्रभारी भी हैं, उनका कहना है कि बीजेपी में नया पुराना कुछ नहीं होता, जो भी होता है कमल का फूल होता है। कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता के बीच में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था को लेकर, दूसरे मुद्दों को लेकर के जिस प्रकार का माहौल छत्तीसगढ़ में बना है शांतिपूर्ण प्रदेश में, उसको जनता के बीच में ले जाएंगे। ये सरकार झूठे वादे करके आई थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में नया पुराना कुछ नहीं है। जो भी पार्टी तय करेगी वो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा होगा, कमल फूल छाप। फिलहाल प्रदेश के सियासी गलियारों में चल रही बैठकों को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि तैयारियों को लेकर ना तो बीजेपी पीछे रहती है और ना ही कांग्रेस। खबरें तो ये भी है कि प्रत्याशियों के ऐलान के बिना ही दावेदारों ने लोगों से मेल मुलाकात भी शुरू कर दी। बहरहाल नजरें दोनों पार्टियों की जमी हुई है। दक्षिण का ताज किसके सिर पर सजेगा, इस बात के फैसले को लगभग 1 महीने का समय है। लेकिन उससे पहले प्रत्याशियों के ऐलान के बाद क्या कुछ बगावत सामने आती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। किस तरह से दक्षिण के दंगल में रण जीतने के लिए दोनों ही दलों में बैठकों का दौर जारी है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। फिलहाल 2 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का तारुफ सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से रजनीश सिंह जी है, वरिष्ठ नेता है, विधायक रह चुके हैं। रजनीश सिंह, आपका बहुत स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी हमारे साथ है। सूबे की सियासत पर इनकी पैनी नजर होती है। राम अवतार जी, आपका भी बहुत स्वागत है। कांग्रेस के गेस्ट भी बहुत जल्द जुड़ेंगे, फिर हम उनसे भी चर्चा करेंगे। मेरा पहला सवाल राम अवतार जी आपसे है। दक्षिण का दंगल, पिछला 8 चुनाव का इतिहास या रिकॉर्ड बृजमोहन अग्रवाल अजय योद्धा रहे। कांग्रेस दावा कर रही है कि इस बार सारे रिकॉर्ड, इतिहास बदल जाएंगे। जब अभी एक बार समीक्षा कर दीजिए। देखिए, उपचुनाव जो होते हैं वो ज्यादातर, क्योंकि सरकार भाजपा की है, वो भाजपा संगठन वहां मजबूत है, भाजपा की रणनीतियां अपेक्षाकृत अच्छी रहती है, इसलिए भाजपा को ज्यादा दिक्कत नहीं है। मुझे जो लगता है दिक्कत जो है वहां पर प्रत्याशी चयन में है। प्रत्याशी चयन में बृजमोहन अग्रवाल की चलेगी कि नहीं चलेगी, एक प्रत्याशी चयन में कार्यकर्ताओं के बीच का होगा या स्काई लैब बनकर कोई ऊपर से आ जाएगा,
2, तीसरा जाति समीकरण वहां पर किस तरह रहेगा। तो एक तरह से विष्णुदेव सरकार का जनमत संग्रह भी होगा लोकसभा चुनाव के बाद कि किस तरह सा जनता की क्या राय है, क्योंकि इसके बाद पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव रहेगा। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस लगातार हारती रही है विधानसभा लोकसभा चुनाव, उसके बाद ये उपचुनाव है, एक अवसर, बड़ा अवसर है कांग्रेस के पास कि वो किस तरह इसको कार्यकर्ताओं के बीच तैयार करके, संगठन को तैयार करके, मुद्दों पर लड़ाई लड़के कैसे अपनी जगह बना पाता है। बिल्कुल सही। ठीक है, मैं लौटूंगा रावत जी आपके पास। मैं रजनीश जी का जब रुख कर लेता हूँ। रजनीश जी, बहुत स्वागत है आपका फिर से। सवाल यह है कि कांग्रेस कह रही है कि साहब इतिहास बदल जाएगा, लेकिन बीजेपी के सामने भी एक बड़ी चुनौती है कि जो अजय योद्धा 8 बार वहां पे रण फतेह किया, वो इस बार प्रत्याशी के रूप में नहीं होंगे। क्या आपको लगता है कि पार्टी के सामने कोई चुनौती है दक्षिण को लेके, रजनीश जी? देखिए उदय जी, भारतीय जनता पार्टी का कोई चुनौती नहीं है। माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी इस प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और 8 बार वहां से चुनाव जीते हैं, अभी भी चुनाव जीते हैं। वहां से ऐसा नहीं है कि अभी भी वो सांसद हैं और उनके संसदीय क्षेत्र के एक विधानसभा है। तो हम बार बार आकलन करते हैं, बोलते हैं कि बृजमोहन जी वहां से नहीं होंगे, बृजमोहन जी रहेंगे ही रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी, देखिए अवधेश जी, हम भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनावी टूल्स नहीं, हमारा संगठन हमेशा से, चाहे सरकार में रहे विपक्ष में रहे, हमेशा से हम सक्रिय सतत काम करने वाले संगठन रही है। और प्रत्याशी सिर्फ एक उपचुनाव की बात नहीं है। यदि पूरा चुनाव हो छत्तीसगढ़ विधानसभा का, देश के परिप्रेक्ष्य में देख ले, लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में, तो पार्टी के कार्यकर्ता एक सिंबॉलिक होते हैं और संगठन ही तय करता है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार का कोई दिक्कत प्रत्याशी चयन में नहीं है, कोई दुविधा नहीं है, बहुत जल्दी आप सबके सामने आ जाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वहां पर ऐतिहासिक मतों से विजय मिलेगा। कांग्रेस का काम है, अब वो कुछ दिन तो इसी प्रकार की बात बोलेंगे। अच्छा, एक चीज और बोल देता हूं कि अभी लगभग 9-10 महीना भारतीय जनता पार्टी माननीय विष्णुदेव जी की सरकार को बने हुआ है। हमने जो मोदी जी के नाम पर गारंटी देकर के जो घोषणाएं की थी, बड़े बड़े घोषणाएं पूर्ण हो चुके हैं। महतारी वंदन एक बहुत बड़ी योजना है, लगभग 70 लाख माता बहनों को हम लगातार पिछले 6-7 महीने से उनको खाते में 1,000 रुपया जा रहा है। किसान 21 क्विंटल धान खरीदी और 3100 रुपया में उनका मूल्य अंतर की राशि 13,416 करोड़। ये छोटी राशि नहीं है, कांग्रेस सरकार 5 साल में नहीं दे पाई। 2 साल की बकाया राशि लगभग 3,600 करोड़। आवास का पैसा हितग्राहियों के खाते में चला गया है और वो आवास के हमारे जो लोग 5 साल से कुछ काम नहीं कर पा रहे थे, हमारे गरीब परेशान थे, तो इतने ऐसी योजनाएं, तेंदुपत्ता का बोनस का काम है। इस तरह से हर वर्ग, हर क्षेत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। लोकसभा में हमने 10 लोकसभा का क्षेत्र चुनाव जीता है, संसदीय क्षेत्र। तो वैसी कोई परिस्थिति नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी वहां से ऐतिहासिक मतों से विजयी ना हो। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके बाद रजनीश जी। मैं जब रामवतार जी का रुख कर लेता हूं। रामवतार जी, ये बात तो सही है कि छत्तीसगढ़ के चुनावी इतिहास का जिक्र कर लिया जाए तो 2 ऐसे उपचुनाव थे जिसमें सत्ताधारी दल जीतने में कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन उसके बाद जो भी चुनाव हुए उपचुनाव के रूप में, सब में सत्ताधारी दल जीती। क्या आपको लगता है कि पिछले 9 माह में जिस तरह से बतौर विपक्ष कांग्रेस माहौल बना रही है, बीजेपी के सामने कुछ चुनौती होगी चेहरों को लेके कि किसे प्रत्याशी बनाया जाए? रामवतार जी, देखिए, इसमें 2-3 प्रकार के मुद्दे रहेंगे। जैसे बृजमोहन अग्रवाल की उपेक्षा होता है या सम्मान होता है। अभी जिस अनुसार से विधानसभा चुनाव जीतने के बाद, सरकार आने के बाद लोकसभा टिकट दी गई, उससे ये राजनीतिक समीकरण कुछ और चल रहा है, ये संकेत जा रहा है। राजनीति में संकेतों का बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ये संकेत जा रहा है कि बृजमोहन को पार्टी के भीतर ही सम्मान नहीं मिल रहा है या दरकिनार करने की कोशिश हो रही है। इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। दूसरी बात यह रहेगी कि प्रदेश के कानून व्यवस्था जो है
वो एक मुद्दा रहेगा। तीसरी बात ये रहेगा कि प्रत्याशी जो में संगठन जो है और बृजमोहन अग्रवाल की जीत, बृजमोहन अग्रवाल जी पिछला विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक वोटों से जीतने वाले जो सूचियां थी उसमें थे, तो क्या वो लीड बरकरार रहेगी? लीड बरकरार रहती है या नहीं रहती है, एक बात। दूसरी बात, बृजमोहन अग्रवाल का रुख क्या होता है, ये तीसरी बात। चौथी बात, ये बृजमोहन अग्रवाल जी उस क्षेत्र को अपने पारिवारिक रूप में बना लिया था। वो विकास के ज्यादा नहीं हुए दक्षिण क्षेत्र में। दक्षिण के विकास के लिए बृजमोहन अग्रवाल जी जितना कद्दावर नेता है उस अनुसार से विकास वहां हुआ ही नहीं, परंतु उन क्षेत्रों के लोगों के दुख सुख में काम आते रहे। तो क्या वो लोग बृजमोहन अग्रवाल के जाने के बाद भाजपा में शिफ्ट होते हैं, या कोई और प्रत्याशी जो है जो भाजपा देगी, या कांग्रेस का कोई आएगा नया, वो शिफ्ट उसके बीच होगा? ये एक बड़ा कारण, बड़ी परिस्थितियां रहेगा, जाति समीकरण बड़ी परिस्थितियां रहेगा। इसलिए कोई भी चुनाव को दोनों पार्टियां बहुत आसान नहीं मान रही हैं। भाजपा के बेहतर संगठन रणनीति होने के बावजूद भी वो मेहनत शुरू कर दी है और अलग अलग सर्वे करा रहे हैं। सर्वे के जो आने के बाद उनकी रणनीति क्या होगी, इसकी चर्चा इस समय ज्यादा है। ठीक है, बिल्कुल मैं लौटूंगा। अगर पारसनाथ जी जुड़ गए हो तो मुझे बता दीजिएगा। मैं जरा एक बार रजनीश जी का रुख कर लेता हूँ। रजनीश जी, ठीक है, आप कह रहे हैं कि साहब कि 9 माह में आपकी सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने जितने काम किए, किसानों का आपने आंकड़े दिए कि उतना काम कांग्रेस ने 5 साल में नहीं किया, लेकिन जिस तरह से प्रभारी बनाए गए, जिस तरह से बैठकों का दौर लगातार जारी है, प्रत्याशी कौन होगा इस पे भी मंथन का दौर जारी है, तो इतनी ज्यादा बैठकों से कुछ कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है रजनीश जी? नहीं, देखिए अवधेश जी, भारतीय जनता पार्टी किसी भी लड़ाई को कमजोर आंख की नहीं चलती कि हमारा सब चीज अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी का आपने देखा होगा, हम चाहे विपक्ष में रहे हो चाहे अभी सरकार में है, हम प्रत्येक लड़ाई को उसी गंभीरता से, संवेदनशीलता से लड़ते हैं। उसके लिए जो जो किया जा सकता है, कहीं पर भी थोड़ा सा भी डांट छोड़ने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी का संगठन, सरकार नहीं करती है। और हम लगातार, मैंने कहा कि हम चुनावी इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, हमारा संगठन लगातार काम करते रहता है, चुनाव रहे या ना रहे, हमारा सरकार का उपलब्धियों को बताने का काम रहता है। इसलिए हो सकता है कि अब कांग्रेसी हमारे मित्र हैं, उनको लगता हो कि इतने बैठक हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, प्रभारी नियुक्त हो गए, तो उनको लगता होगा, लेकिन हमारा सिस्टम ही यही है। भारतीय जनता पार्टी का जो यदि कार्य पद्धति, कार्यशैली देखेंगे तो यह कोई नई बात नहीं है, इसी पद्धति से हम चलते आए हैं और चलते रहेंगे। इसलिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना प्रत्याशी चयन में है, न चुनाव जीतने में है। और इसलिए कि हम ये दम्भ से नहीं बोल रहे हैं, हम अपने काम के दम पर हम जो करते आए हैं, हमारा संगठन जो करते आया है, माननीय विष्णुदेव जी की सरकार ने जो 9 महीने में छत्तीसगढ़ की हर वर्ग को जो कुछ न कुछ दिया है, इतने बड़े काम किए हैं, लगभग 20,000 करोड़ प्लस, 20,000 करोड़ बोल रहा हूं अवधेश जी। जब हम 5 साल में जाएंगे तो 1 लाख करोड़ हम सिर्फ 2 योजना में यहाँ के लगभग 1 करोड़ लोगों को, सिर्फ किसान और महतारी लोगों को, महतारी हमारे बहन माताओं को देंगे। 1 लाख करोड़ 21-22 में यहाँ का बजट था, वो राशि हम डायरेक्ट इनके खाते में ट्रांसफर करने वाले हैं आने वाले 5 साल में, जिसमें 20,000 करोड़ सिर्फ 2 योजना का बोल रहा हूँ, बाकी छोड़ दिया हूँ। सिर्फ 2 योजना में 1 लाख करोड़ हमारे छत्तीसगढ़ के भाई बहनों के सीधे खाते में जाएगा। आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि वो कितनी बड़ी अचीवमेंट है किसी भी सरकार के लिए। चलिए ठीक है रजनीश जी, मैं लौटूंगा। हमारे साथ पारसनाथ राजवाड़े जी भी जुड़ गए हैं, पूर्व विधायक है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। पारसनाथ जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो जरा बता दीजिएगा कि रायपुर के दक्षिण में कांग्रेस इतिहास रचने का जो दावा कर रही है उसके पीछे क्या तैयारी है? पारसनाथ जी। जी क्या है, भाजपा की जो अभी 10-11 महीने की जो सरकार है, ये जो की है अभी तक, अभी मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि 1,20,000 करोड़ रुपया हमने 2 योजना को में खर्चा किया, सीधे खाते में पैसा जाएगा। मतारी बंधन योजना का वाहवाही ले रहे हैं। अभी तक मतारी बंधन योजना की जो बातें हैं, इन्होंने कहा हर महिलाओं को हम 1,000 रुपये महीना देंगे, पर यहाँ पर तो
पेंशनधारियों को सिर्फ 500 रुपये दे रहे हैं, और पूरे महिलाओं को, शादीशुदा को देने की बात कही थी, उनमें मात्र आधे लोगों को दे रहे हैं। और उससे यहाँ की जो जनता है वो इतनी नाराज है इनसे, और इनको भाप नहीं पा रहे हैं। इतनी दिन की सरकार में जो घटनाएं घट रही हैं, आप देख रहे होंगे कि लूटपाट, हत्या और महिलाओं के साथ अत्याचार, ये सारी बातें लोगों ने नोट किया है। इस चुनाव में पब्लिक अच्छी जवाब देगी उनको, और तब उनके समझ में आएगा ये जो लोगों को गुमराह करते हुए हमने जो चुनाव जीता, और जीत के जो वादा हमने किया था, भाजपा वालों ने जो वादा किया था, उसमें इन लोगों ने खरा अभी तक नहीं उतरा। निर्माण काम की जो स्थितियां हैं आज फील्ड में, जी ठीक है, आप तमाम चीजें, माफ कीजिएगा पारसनाथ जी, ठीक है, आप तमाम बातें गिनवा रहे हैं कि ये अमुक सरकार ने ये नहीं किया, लेकिन जब ये भी एक बार बता दीजिए ना कि कांग्रेस किस दम से दम भर रही है कि हम जीतेंगे, क्योंकि कांग्रेस के सामने आज ही बैठक थी, आज बड़ी बैठक हुई, विजय जांगीड़ आपके सब प्रभारी हैं, उन्होंने बैठक ली, बैठक के भीतर जो जो हुआ उसकी जानकारी आप तक भी पहुंची होगी, कुछ स्थिर नहीं हो पा रहा मामला। देखिए, ये पार्टी की अंदरूनी बात है। अब पार्टी ने जो बैठक की है और उसमें मंथन किया जा रहा है कि हमारे प्रत्याशी जो भी आए उसके लिए सब लोग एकजुटता के साथ मिलकर लड़ेंगे, और इस बार इस चुनाव में हम लोग रायपुर की दक्षिण सीट को जीतेंगे। इस रणनीति के साथ काम चल रहा है, और इनकी जो खामियां हैं, जो इतने दिन की सरकार ने जो किया है, वो हम ले जाकर उनके सामने रखेंगे कि हमारी 5 साल की सरकार ने जो किया और आज इनकी जो सरकार ने जो किया वो आपके पास। मैं बिल्कुल मैं लौटूंगा आपके, मैं रामवतार जी का रुख कर ले। रामवतार जी, क्या आपको लगता है कि इतना आसान होने वाला है ये चुनाव? जो दावा रजनीश जी कर रहे हैं, बेहद सीनियर लीडर हैं वो, कि बेहद आसान है बीजेपी के लिए, पारसनाथ जी भी वही दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस के लिए साहब कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से हम चुनाव जीत जाएंगे। आपको स्थिति दिखाई पड़ती है क्या रामवतार जी? देखिए अवधेश, जो रिजल्ट का अगर विश्लेषण करेंगे दक्षिण विधानसभा क्षेत्र का, चाहे लोकसभा का या विधानसभा, तो उसमें भाजपा और कांग्रेस के बीच लीड का बहुत ज्यादा अंतर रहा है। बिल्कुल सही। अब लीड का अंतर रहा है तो इसमें, और दूसरी बात, भाजपा एक विचारधारा पे ज्यादा वो स्रोत रहती है, व्यक्ति पर नहीं रहती। हालांकि व्यक्तित्व बड़ा बन गए थे बृजमोहन, तो लोग ये समझ रहे हैं कि बृजमोहन के व्यक्तित्व के कारण वोट मिलता था। व्यक्तित्व ने विचारधारा में कन्वर्ट हुए हैं, ऐसा नहीं है। तो कन्वर्ट करने की कोशिश अलग अलग तरीके से उन इलाकों में संघ के लोग हैं। जो पहला चुनाव जो रायपुर में लड़ा गया था, चंदेल परिवार, वो भी दक्षिण का निवासी है, तो दक्षिण में जो संघ के विचारधारा के लोग भी हैं, तो उससे कैसे मुकाबला होगा? पहली बात, सारे आकलन इस आधार पर लगा रही है कांग्रेस कि व्यक्तित्व था बृजमोहन, उसके जाने से वो चुनाव अलग था, अब चुनाव अलग हो जाएगा। तो ये सही भी साबित हो सकती है, गलत फहमी भी हो सकती है, क्योंकि भाजपा का पृष्ठभूमि में विचारधारा महत्वपूर्ण होता है, तो उन विचारधारा में कन्वर्ट हुआ होगा, ऐसा मुझे मानना है। दूसरी जो बात है कि बृजमोहन का मैंने रुख किया है, जाति समीकरण अगर आप देखेंगे जो चुनाव में कही जाती है, बोली जाती है, वो जाति समीकरण भाजपा के अनुकूल कभी नहीं रहा। बिल्कुल सही। परंतु जातियों का जो समीकरण है उसको भी अनुकूल बनाने के लिए सबसे खर्चीला चुनाव प्रदेश का रायपुर दक्षिण रहता है। बृजमोहन का प्रबंधन ऐसा रहता है कि प्रबंधन के चलते पैसा इतना जबरदस्त वहां उपयोग होता है, तो उसके चलते वो सीट को बृजमोहन अग्रवाल अपना बना लेते हैं। उन जाति समीकरण जो एक तरह से भाजपा के खिलाफ रहता है, वो भाजपा के पक्षधर बना लेते हैं। तो दो ऐसी बातें हैं, तो उस बात को अगर समीकरण को जो बृजमोहन जिसको साधते हैं, ब्राह्मण, मुसलमान, हरिजन, पिछड़ा वर्ग, उन सबको जैसा अनुसार साधते हैं, तो ऐसा साधेगी भाजपा इस बार भी, क्योंकि सत्ता है। एक एक मंत्रियों को वार्ड में बिठा दिए, विधायकों को बैठा दिए, नेताओं को मान मनौवल कर देंगे, तो ये सारी समीकरण भाजपा करेगी, वो दिखता है। क्योंकि पहला चुनाव एक तरह से संदेश देना है यहां से दिल्ली तक, तो जी जान लगाएगी। दूसरी तरफ कांग्रेस है,
कांग्रेस को प्रत्याशी अच्छा देना पड़ेगा, संगठन को चुस्त दुरुस्त करके नीचे तक ले जाना पड़ेगा, और जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को एक संकेत, जो पढ़ा लिखा वर्ग है इस इलाके में, शहर का है, राजधानी एक बड़ा मामला है, तो ये राजधानी का पढ़ा लिखा वर्ग, ज्यादातर शहरी लोग, उनका क्या रुख है, किस तरह के प्रत्याशियों पे वो तय होगा, वो किस तरह के रणनीतियों के पार्टी के अलग अलग कितना प्रभावित होते हैं और कितना अपने स्वतंत्र मत देते हैं, कितने लोग वोट डालने जाते हैं, ये सारी चीजें आगामी दिनों दिखेगी। बिल्कुल रजनीश जी, मैं आपका रुख कर लेता हूं। ये रामावतार जी ने बड़े गंभीरता से के साथ उन्होंने विश्लेषण कर दिया कि प्रबंधन, चेहरा, पार्टी, विचारधारा, सारी चीजें अलग अलग है दक्षिण में। इस बार प्रबंधन के नाम पे बृजमोहन जी प्रत्याशी के रूप में नहीं होंगे, लेकिन पार्टी वो होगी, चुनावी चिन्ह वो होगा, विचारधारा वो होगा। लेकिन कांग्रेस जो आपको याद दिला रही है, कांग्रेस जो कह रही है, पारसनाथ जी बड़े गंभीरता से कह रहे हैं अभी कि साहब 8-9 महीने की सरकार में जो चीजें हुई उन्हें वो जनता के सामने लेके जाएंगे, और कांग्रेस थोड़ा धरातल पे आक्रामक भी दिखाई पड़ रही है। रजनीश जी देखिए उदय जी, कांग्रेस जो कह रही है उसको तो कहना ही पड़ेगा। अब वो खुश है कि हम जीतेंगे, क्यों जीतोगे नहीं मालूम, इतिहास बनाएंगे, कैसे बनाओगे नहीं मालूम, कोई न तथ्य है न तर्क है। हमारे मित्र जो बात बता रहे थे उन्होंने कुछ नहीं कहा, जनता नाराज है, बस उन्होंने सुन लिया है, समझ लिया है, उसी को अभी 13 नवंबर तक, जब तक काउंटिंग नहीं हो जाएगा तब तक ये उसी बात को बोलते रहेंगे। तो इनको ठीक है, अब इनको बोलना भी है, क्या करें अब। लेकिन जो हश्र होने वाला है, जो विधानसभा में सर्वाधिक वोट से माननीय बृजमोहन जी जीते था, और लोकसभा में इस लोकसभा को सर्वाधिक वोट से छत्तीसगढ़ में जीते हैं, उसी रिकॉर्ड को हम और आगे बढ़ाएंगे। और मैंने पहले कहा कि इसका कोई दम्भ नहीं है। तिवारी जी ने अपना विश्लेषण किया, उनका दृष्टिकोण है, लेकिन आप 8-8 बार चुनाव ऐसे नहीं जीत जाते। कहीं ना कहीं आप जनता के साथ सुख दुख में उनके खड़े होते हैं, उनके आवश्यकताओं की उनकी जो पूर्ति करते हैं, तो अब ये इस तरह का क्षेत्र बनता है किसी भी जनप्रिय नेता के लिए। और माननीय बृजमोहन जी ने, मैंने कहा कि उनका संसदीय क्षेत्र है, वो ऐसा नहीं है कि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो लड़ेंगे चुनाव, वही लड़ रहे हैं। क्षेत्र की जनता मानेगी, वो जब घूमेंगे और कहेंगे ना चुनाव मैं लड़ रहा हूँ, मेरा सांसद के नाते क्षेत्र है, एक विधायक मेरे को और अतिरिक्त मिल रहा है, यहाँ से मेरा 2 अब हैंड हो जाएंगे, पहले मैं अकेला था, अब सांसद भी रहूंगा और विधायक भी मेरा रहेगा। तो इसलिए हम अपने काम के आधार पर, संगठन के आधार पर इन चीजों को मांगने जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे, और निश्चित रूप से जनता बहुत अच्छे से आशीर्वाद देगी। कांग्रेस सोचते रहे, समझते रहे, उनका आंतरिक मामला है, लेकिन उनको बहुत हताश निराश होकर के उस कूचे से बाहर निकलना होगा। ठीक है पारसनाथ जी, कोई तर्क नहीं, कोई तथ्य नहीं, आप केवल हवाई एक हवाबाजी बना रहे कि कांग्रेस जीत जाएगी। साहब 2-3 तर्क बता दीजिए क्यों कांग्रेस जीतेगी। रजनीश जी तो बड़े गंभीरता और दमदारी से कह रहे कि इतिहास केवल बनेगा नहीं, दोहराएगा। जिस लीड का उस जिक्र कर रहे वो लीड बढ़ेगा। पारसनाथ जी आप सुन रहे होंगे, जरा जवाब दीजिए। जी मैं सुन रहा हूँ। ये जो जिस बात पे बोल रहे हैं कि हम लंबे अंतराल से जीते हैं, तो लंबा अंतराल कितना खाई पटेगा कि ये लोग जीत जाएंगे, ये इनकी एक सोच है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले विधानसभा चुनाव में ये लोग 14 से 15 पे सिमट गए थे, ये बात तो ध्यान सबको है। हम लोगों की सीट 70 थी, हम आगे 35 में आ गए, ये भी आपको ध्यान में है। तो जनता को बदलने में टाइम नहीं लगता। जब जनता का विश्वास सरकार से हट जाती है, तो वो अंतराल नहीं देखा जाता, बहुत इजीली ढंग से वो परिवर्तन हो जाता है। अभी रजनी जी बोल रहे थे अवधेश जी कि बृजमोहन जी चुनाव लड़े तो जीते, अभी सांसद हैं और वो पुनः चुनाव लड़ रहे हैं, वो क्षेत्र में जाएंगे तो बोलेंगे कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। इस बात को अभी अपने आप से दोहरा रहे हैं कि बृजमोहन जी के व्यक्तित्व पर, उनके निजी संबंधों पर वो चुनाव जीतते रहे हैं, उन्होंने एक्सेप्ट किया। अभी पार्टी के दम पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पार्टी ने क्या काम किया है या बृजमोहन ने क्या काम किया है वो पब्लिक के सामने है। हम लोगों ने क्या काम किया है 5 साल में वो भी लोगों के सामने है। अभी चुनाव जीतने के बाद जनता तुलना कर रही है कि पहले की सरकार ने क्या किया और वर्तमान सरकार ने क्या किया। इन लोगों ने पहले भी 15 साल की सरकार चलाई थी, इसीलिए
इन लोगों का 14-15 में सिमट गया था। ये जनता अच्छी तरह समझ रही है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि इनकी जो घमंड है कि हमने इतना तो आज जीता है तो हम पुनः उस अंतराल को दोहराएंगे या उससे आगे जाएंगे, पर ऐसा होने वाला नहीं है। कांग्रेस अपनी रणनीति के साथ और बहुत अच्छे से चुनाव लड़ेगी और इस चुनाव को जीत के भाजपा को दिखाएगी कि आप लोगों ने जो किया है और कांग्रेस जो ने किया है उसको विश्वास, जनता ने कितना विश्वास किया। इस तरह से कांग्रेस। ठीक है पारसनाथ जी, मैं लौटूंगा, समय रहा आपके पास तो। रामवतार जी, पारसनाथ जी ने एक बात कही कि जनता का विश्वास जब बदल जाए तो परिणाम तो कुछ भी हो सकता है। क्या आपको लगता है कि महज 9 माह की सरकार से जनता का विश्वास इस कदर उठा होगा कि कांग्रेस के दावे धरातल पे सच साबित होंगे? रामवतार जी, देखिए, एक विपक्षी दल हैं और प्रमुख विपक्षी दल हैं, इसलिए उनका बयान हो सकता है। परंतु आप पिछला इतिहास देखिए एक और बार कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी रामसुंदर दास थे वो एक बेहद अच्छा, सरल, सौम्य, अच्छा इमेज वाले थे। वो भी जो भाजपा के विचारधारा, भाजपा के प्रबंधन, भाजपा की रणनीति और उनके कार्यकर्ताओं की टीम के कारण धराशायी हुए और भारी मतों से लगभग हारे। तो इस तरह से आकलन लगाना मेरे ख्याल से सबसे बड़ी चुनौती और ज्यादा चुनौती कांग्रेस के सामने है। पहली चुनौती ये है कि बृजमोहन अग्रवाल अब चले गए हैं तो उनको सत्ता हथियाना चाहिए, हथियाने की कोशिश होनी चाहिए। पहला, अगर अब नहीं हथियाया तो एक और चला जाएगा। दूसरा कि उनके कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का, संगठन को मजबूत करने का, अच्छा प्रत्याशी देने का, ये अगर कर पाए तो, और संसाधन और सरकार नहीं है, विपक्षी दल में है क्योंकि सरकार नहीं है आपके पास, संसाधन नहीं है आपके पास, और टीम जो लगातार हताशा, निराशा में है, उसको कैसे मैदान में लाके खड़ा करोगे और कैसे उसको वोटों तक तब्दील कर पाओगे, ये बताना पड़ेगा पहले, तब आपको जनता वोट देगी। कुल मिला के ये है कि चुनौतियां दोनों तरफ है, ऐसा नहीं है। रजनीश जी ने शुरुआती समय में कहा कि किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेते, बिल्कुल सही बात है। दोनों ही दल के सामने बड़ी चुनौती है कि कैसे इस सीट को रिटेन किया जाए बीजेपी के लिए, और कांग्रेस कैसे इस अवैध गढ़ में सेंध लगाए। दोनों दल के सामने चुनौती है और शायद यही वजह है कि इन चुनौतियों को पार पाने के लिए दोनों दल तैयारियों में जुट गई है। लेकिन 23 नवंबर तारीख होगी, तब पता चलेगा कि दक्षिण के दंगल में दमदार कौन साबित हुआ। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। रजनीश जी आपका शुक्रिया, पारसनाथ जी आपका शुक्रिया, रामवतार जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।